एनसीसीआई हाथ मुंह धो के बकायदा वुजू करके सारे के सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे क्यों पड़ गया हुआ है? आखिर क्यों से एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल को 2 सितंबर को बुलाया गया था लेकिन अब फिर से 9 सितंबर को बुला लिया गया है? इस यूट्यूबर को किसने गिरफ्तार किया गया और इसकी गिरफ्तारी के अंदर क्या ड्रामा पेश आ गया? क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर नदीम नानीवाला और अनस अली भी रगड़े जाएंगे? और क्या डकी भाई आज के दिन रिहा होकर जेल से बाहर आ जाएगा? आज जी एनसीसीआई वर्सेस यूट्यूबर्स के इस फड्डे के ऊपर बात करते हैं हम इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम देख लें कि नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डक्की भाई के अलावा और किन किन बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अंदर शामिल किया, तो उनमें से जो सबसे बड़ा और मेन नाम सामने आ रहा है वो है भाई साहब रजब भट्ट का। 6 सितंबर को ये न्यूज सामने आती है कि रजब भट्ट को नोटिस पहुंच चुका है एनसीसीआई की जानब से और उसको बुला लिया गया है 9 सितंबर को, यानी कि कल के दिन के जनाब जी आओ और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के ऊपर अपनी सफाई पेश करो। अब जो रजब भट्ट को नोटिस मिला है उसके अंदर रजब भट्ट के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं आज उनका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहला इल्जाम है वो ये है कि इनकरेजिंग यूथ टू इन्वेस्ट इन ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स, यानी कि यूथ को इनकरेज किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है कि जनाब आप इन ऑनलाइन जुए के एप्स के अंदर इन्वेस्ट करो। दूसरे नंबर के ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि यूजिंग हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ट्रेडिंग एंड बैटिंग एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरे इल्जाम के अंदर भी एक पॉइंट ये है कि जब आप सिर्फ ट्रेडिंग को प्रमोट करने का इल्जाम लगा रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल नोटिस पहुंचा ना उसके अंदर बकायदा मेंशन किया गया होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग, कोटेक्स ट्रेडिंग वगैरह वाला जो सीन है ना इसको आप प्रमोट कर रहे हो और गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हो, ये आपके ऊपर इल्जाम है। और तीसरा जो बहुत ही खतरनाक इल्जाम है वो ये है कि डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइज स्कीम टू मिसलीड पीपल एंड लूट देयर हार्ड अर्न मनी, यानी कि आप एक ऑर्गेनाइज स्कीम चला रहे हो जिसके अंदर आप लोगों का बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा लूट रहे हो। और नोटिस के अंदर ये बात भी मेंशन की गई है कि अगर आप पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपके ऊपर लगे हुए इल्जामात को सच समझा जाएगा और उसके बाद फिर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट ये है कि रजब भट्ट तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो कहता है मैंने पाकिस्तान आना नहीं है, अदारे मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है, मुझे गुस्ताख करार दे दिया गया है। लेकिन वो अपने व्लॉग्स वगैरह बना रहा है, टिकटॉक लाइव के ऊपर भी आकर रेगुलरली बैठता है। तो टिकटॉक लाइव के ऊपर उसने इस बात का जवाब दिया है कि वो इस नोटिस को कैसे हैंडल करेगा। 9 को अच्छा हियरिंग वो जो नोटिस है एनसीसीआई का, बेशक मुझे नोटिस आ गया है एनसीसीआई का, मुझे बहुत देर पहले का आइडिया था कि आएगा, सेम जो पहले लगे हुए डक्की है और भी जितने लोग हैं इस वाले सीन में जितने लोग हैं, मुझे आइडिया था कि नोटिस आएगा, तो वो लेट आया। हम बिल्कुल एहतराम करते हैं जी कानून का नोटिस आया, लीगल वे से आया, हम उसको लीगल वे से डील करेंगे। मेरे लॉयर जो है वो उसका रिप्लाई देंगे, अपने तरीके से जैसे डील करना चाहिए वैसे डील करेंगे। अगर मुझे वो कहेंगे कि हाँ आप पाकिस्तान आए तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा, आके मैं खुद चला जाऊँगा जी ये ले। अगर मेरा वकील कहेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान आ जाओ, मैं उस दिन लैंड हो जाऊँगा। अगर वो कहेगा नहीं तो मैं लैंड नहीं होऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह 9 तारीख को हम एनसीसीआई को अपना जवाब जो है, एक जैसे लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है ऐसे ही अपना लीगल रिप्लाई जो कि हमारा फर्ज है वो हम भिजवा देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फिलहाल तक इतनी ही खबर है। अच्छा जी, ये तो हो गया रजब भट्ट का सारा सीन। उसके बाद 9 सितंबर को ही बुलाया गया है फिर से इकरा कंवल को, जिसको 2 सितंबर को भी बुलाया गया था। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बता दी थी। अब 9 सितंबर को फिर से बुलाया गया है, जिसका मतलब यही समझा जा रहा है कि शायद वो 2 सितंबर को पेश नहीं थी हुई, या अगर हुई भी है तो फिर से उसको 9 सितंबर को मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया गया है। इसके अलावा 9 सितंबर को ही अनस अली को भी बुलाया गया और इसके अलावा मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो के अंदर इस बात को भी क्लेम किया है कि नदीम नानीवाला को भी नोटिस पहुंचा। और उसके बाद एक यूट्यूबर है, ये कह लो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हुरैरा खान करके उसका नाम है, उसको भी 9 सितंबर को एनसीसीआई ने तलब किया हुआ है। एक साहब है कोई नदीम नानीवाला और मोहम्मद हुरैरा, ये इनको भी जो है वो भेजा गया है। आई डोंट नो, मैंने कभी इनके काम नहीं देखे, लेकिन इतलात है कि जनाब उनको भी 9 सितंबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। इससे पहले और भी टिकटॉकर्स को जो है वो 9 सितंबर को ही, रजब भट्ट को भी 9 सितंबर को बुलाया गया था। वो तो यूट्यूबर है, टिकटॉक पे भी होते हैं, वैसे उनका मैंने फिर भी काम देखा हुआ है। तो ये सारा सीन है जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को इस सारे सीन के अंदर शामिल कर लिया गया है कि जनाब जी आपने आना डक्की भाई के बाद अब आपकी बारी है, आपसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अलावा यार एक और इन्फ्लुएंसर था मुदस्सर हुसैन, जिसका मुझे कोई भी सोशल हैंडल नहीं मिला। अगर आपको पता है कि मुदस्सर हुसैन साहब कौन से सोशल मीडिया के ऊपर फेमस थे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर लाजमी बता देना है। इन साहब को भी एनसीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया और बिल्कुल सारी की सारी टोटल सेम
दफात लगाई हैं इन पर भी। लेकिन इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हो गया, वो ये हुआ कि इनको ऑफिशियल तौर पे गिरफ्तार किया नहीं था जा रहा है। इनको पुलिस ने अपनी हिरासत के अंदर रखा हुआ था, एनसीसीआई ने बेसिकली अपनी हिरासत के अंदर रखा हुआ था, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं था किया जा रहा ऑन पेपर। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए कानून के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोला जाता है बेलफ अपॉइंट करना, जो कि कानूनी अदारों की इलीगल डिटेंशन के खिलाफ होता है कि जनाब जी अगर तो आपने बंदा गिरफ्तार किया है तो अगले दिन आपने अदालत में पेश करना है, अगर आप पेश नहीं कर रहे तो आपने इलीगल डिटेंशन के अंदर रखा हुआ है। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए बेलफ अपॉइंट किया जाता है। मुदस्सिर हुसैन साहब के ऊपर भी बेलफ अपॉइंट किया गया, वहां पे वकला वगैरह पहुंचते हैं और फिर वहां पे भाई साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। इस सारी सिचुएशन को मीडिया के अंदर बहुत ही मसाला लगा के और एक इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल ही ऑपोजिट करके पेश किया जाता है मीडिया के अंदर। ऑनलाइन जुआ एप्स की प्रमोशन पर मुलजिम को छुड़वाने के लिए नेशनल साइबर क्राइम ऑफिस में धावा बोल दिया गया। प्राइवेट अफराद और वकला की जानिब से रात के नेशनल साइबर क्राइम ऑफिस में धावा बोला गया। हुकाम के मुताबिक ये बताया गया है कि ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन में गिरफ्तार यूट्यूबर मुदस्सिर को छुड़वाने की कोशिश की गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टी एजेंसी के स्टाफ को हिरासत किया गया है। खैर ये तो हो गई मीडिया की कहानी, लेकिन बेलफ अपॉइंट करने का फायदा ये होता है कि बंदे को फिर ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो अदालत के अंदर पेश वगैरह होना शुरू हो जाता है जिस तरह डक्की भाई हो रहा है, और फिर उसके अंदर कोई ना कोई चीज निकल ही आती है कि ये बंदा एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे को इलीगल डिटेन किया हुआ है और उसका कोई गिरफ्तारी डाली नहीं जा रही, अदालत के अंदर पेश किया नहीं जा रहा, तो फिर उसकी कोई उम्मीद नहीं होती कि इसने कितनी देर बाद बाहर आना है। समझ रहे हो ना पॉइंट को? अच्छा, डक्की भाई अगर बात कर ले तो आज के दिन डक्की भाई को पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। अदालत ने लास्ट पेशी के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि जनाब जी आज के दिन हमने फुल एंड फाइनल फैसला कर देना है। एनसीसीआई को बोला गया था कि जनाब जी आपके पास 3 दिन मजीद है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करें, फाइनल करें। अगर 3 दिन बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो हमने फिर भी इस बंदे को जुडिशियल कर देना है। अब इस चीज के अंदर जिन लोगों को इल्म नहीं है उनको ये लगता है कि आज के दिन डक्की भाई ने बाहर आ जाना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दिन डक्की भाई को जुडिशियल किया जाना है, यानी कि वो हवाला से निकलकर जेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और आज के दिन डक्की भाई की जमानत वगैरह की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद उनको डेट मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन की या उससे एक दिन छोड़ के बाद की डेट मिल जाती है। यानी कि डक्की भाई का जो आजाद होने का दिन है वो है भाई साहब 9 सितंबर या 10 सितंबर। लेकिन अगर इस सीन के अंदर भी एनसीसीआई ने मजीद अपनी इन्वॉल्वमेंट की और अदालत से एक लंबी डेट ले ली कि जनाब जी इस बंदे की जो जमानत की हियरिंग होनी है उसके लिए हमें एक लंबी डेट दे दो, कोई 4-5 दिन का वक्फा डाल दो, तो फिर जो डेट फिक्स की जाएगी उस दिन को जमानत की हियरिंग होगी। लेकिन वहां पर फिर इशू आ जाता है कि अगर एनसीसीआई ने बड़ी स्ट्रांगली आके कंटेस्ट किया जमानत को तो फिर जमानत भी लेट हो सकती है। तो अभी कानूनी तौर पर जो पॉइंट है वो ये है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि डक्की भाई ने कब बाहर आना है। ये एनसीसीआई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कल के दिन बाहर आते हैं, परसों दिन बाहर आते हैं, या फिर से उनको कोई 10-15 दिन की ब्रेक लग जाती है। अब एनसीसीआई इस सारे सीन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि उनको इख्तियारात मजीद मिल गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कवर करने के। और आपके चैनल के वसूल से एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कि सिर्फ एफआईए एक्सरसाइज कर रही थी, वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डे बिफोर यस्टरडे एनसीसीआईओ को ऑथराइज कर दिया है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की भी इंक्वायरी एफआईआर हम कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स या डक्की भाई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं? तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है वो ये है कि जितने भी ये गैम्बलिंग एप्स हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, एनसीसीआई के मुताबिक इनकरेज करते हैं यूथ को कि इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, वो है मेन जड़। बेसिकली जितने भी ये गैम्बलिंग के एप्स होते हैं, जुए के एप्स होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करते, ये उन ममालिक में ऑपरेट करते हैं जहां पे जुआ लीगल है। हाँ जी भाई साहब, बहुत सारे ममालिक के अंदर जुआ लीगल है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के एग्जांपल ले लो, वहां पे अन्यवाद जुआ लीगल है, वहां पे कसिनोज वगैरह आपको दिख जाते हैं। और अभी रिसेंटली आपने एग्जांपल देखी होगी जिसके अंदर अमेरिका के अंदर रिएक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कोई था और इन दोनों के ऊपर भाई साहब जुआ लगाया जा रहा था इंटरनेशनल तौर पे। उनका नेशनल मीडिया इस बात को बकायदा कवर कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने मिलियंस ऑफ डॉलर का जुआ लग गया, फलाने के ऊपर इतना मिलियंस ऑफ डॉलर का जुआ लग गया, जो जीतेगा उतना मिलियंस ऑफ डॉलर कमाया जाएगा।
जाएगा। तो इस तरह के जितने भी बैटिंग और जुए के ऐप्स होते हैं ये उन ममालिक के अंदर से ऑपरेट करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर। लेकिन इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आ गई? तो वो ऐसे आ गई कि इन एप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इतनी रेंज होती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जैसे ही पैसा इन्वेस्ट होता है वो डायरेक्टली मुल्क से बाहर पहुंच जाता है। समझ गए ना बात को? जैसे ही पैसा इन्वेस्ट किया वो चला गया मुल्क से बाहर और एक इलीगल तरीके से जा रहा है, जुए के ऐप के जरिए से जा रहा है। तो ये हो गया मनी लॉन्डर। अब सिंपल सी बात है कि इसी चीज का पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बुरा इंपैक्ट आता है। पाकिस्तान तो चंद मिलियंस और बिलियन डॉलर के ऊपर IMF के तरले डाल रहा होता है कि जनाब जी थोड़े से पैसे दे दो। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इतने पैसे तो नहीं जा रहे भाई साहब, बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं मुल्क से बाहर। जैसे डक्की भाई की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डक्की भाई ने प्रमोशन की मद के अंदर करोड़ों रुपया लिया है। जब डक्की भाई ने करोड़ों रुपया लिया है तो इतने ही पैसे रजब भट्ट ने लिए होंगे, इससे ज्यादा किसी और ने लिए होंगे, इससे कम किसी और ने लिए होंगे। तो जब आप पूरे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करते हो तो सिर्फ प्रमोशन के लिए इन्वेस्टमेंट का जो नंबर है वो करोड़ों से बढ़कर अरबों के अंदर पहुंच जाता है। तो जो ऐप अरबों रुपया सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या एवं कर रहा है? उसको पता है कि अगर मैंने अरबों रुपया इन्वेस्ट करना है तो मुझे खरबों रुपया वापस आ जाना है। अगर हम डॉलर्स के अंदर बात कर ले, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन अगर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन की मद में $1 बिलियन इन्वेस्ट करती है तो वो बदले में 5 से 10 बिलियन डॉलर इकट्ठा भी कर लेती है। तो ये है बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान, जिसकी वजह से भाई साहब NCCI ये मुंह हाथ धो के बाकायदा वुजू करके सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ गई हुई है कि जनाब जी हमने आपका ये जो तिया पाचा है ना गैम्बलिंग का, जुए का, प्रमोशन का, ये तो हमने बंद करना है। खैर यार ये तो होगी सारी की सारी सिचुएशन। बाकायदा फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अंदर आपने लाजमी बताना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मजीद किसी एक डिटेल टॉपिक के साथ। अपना और अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।